बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर में हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान का इस वक्त सियासी मंजरनामा, मुआशी मंजरनामा, कानूनी मंजरनामा, उसमें आज के दिन की डेवलपमेंट क्या है? अगर मुआशी मंजरनामे को देखा जाए तो मुआशी मंजरनामे में आज जो है बेलारूस का जो वफ़द है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद था और कल से ये वफ़द आया, और कल से जो वफ़द आया उसमें सदर मौजूद नहीं थे। सदर आज तशरीफ़ लाए बेलारूस के, तो कल वेलकम किया वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने, और आज वेलकम जाके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने किया है उनके सदर को, और मुख्तलिफ़ वफ़ामतों की याददाश्तों के ऊपर दस्तखत हो रहे हैं। 68 रुकनी ये वफ़द है जो पाकिस्तान के दौरे के ऊपर मौजूद है। 43 शख्सियात इसमें ऐसी हैं कि जो कारोबारी शख्सियात हैं वहाँ की, और इसमें तवानाई के सेक्टर में, IT के शोबे में और मुख्तलिफ़ ऐसे सेक्टर्स जिसमें पाकिस्तान ने पहले जो समिट हुआ था और उस समिट में इलाकाई ताकतें जो थीं उनके साथ बैठ के बातचीत की थी, ये उसी की अगली एक कड़ी है कि जिसमें दोनों ममालिक के माबैन पुरानी याददाश्तों को भी दोबारा से दोहराया जा रहा है और नई याददाश्तों के ऊपर दस्तखत किए जा रहे हैं। इस दौरे के मौके के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी उसने अपनी एहतजाज की कॉल दी, और हमारी हुकूमत ने यह कहा कि ऐसे मौके के ऊपर एहतजाज काबिल कबूल नहीं हो सकता और आपको इस्लामाबाद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला साहब ने भी आके कैटेगोरिकली ये बात की। उन्होंने डी चौक के ऊपर भी उस पुलिस मार्च से ख़िताब करते हुए भी ये बात की कि इस मौके पे यहाँ पे आने की इजाज़त तो कम अज़ कम नहीं दे सकते। हमारे दीगर वफाकी वज़रा उन्होंने ये बताया कि एहतजाज के दौरान मुल्क की मईशत को कितना नुकसान होता है और कितना नुकसान रोज़ाना की बुनियाद पर हुआ, और फिर इस ज़मन के अंदर गिरफ्तारियाँ भी अमल में आई हैं, और इस्लामाबाद दाखिले से रोकने के लिए जो वफाकी हुकूमत हत्तुल इम्कान कोशिश कर सकती थी वो उन्होंने पूरी की। आज के दिन बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ बैरिस्टर गौहर और जो मुशीर हैं इतलात के खैबर पख्तूनख्वा के बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, उन्होंने मुलाकात की, जिससे ये लगा कि शायद ये कॉल ऑफ हो जाएगा और शायद ये मामला ख़त्म हो जाएगा और कोई ना कोई नतीजा निकल आएगा। आज वैसे मुलाकात का ये पक्का कोई इरादा नहीं था, पहले शेड्यूल्ड नहीं थी, ये मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि कॉल ऑफ नहीं किया, लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी कि मुज़ाकरात के लिए आपको बताएंगे, इंशाल्लाह पेशरफ्त होगी। तो क्या पेशरफ्त हो सकी है, और इस दौरे के अहमियत के ऊपर बिलखुसूस बात की जाएगी, और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताल्लुकात भी बात करेंगे। राना साहब की तरफ पढ़ते हैं। राना साहब, आज मुज़ाकरात के हवाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि अब तक क्या गुफ्तो शुनीद हुई और उसका क्या हल निकलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें, पहली बात तो यह है कि मैं आपको ये ख़बर दे दूँ, डेडलॉक है। मुज़ाकरात की कामयाबी के जो लोग दावे कर रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है। सुबह भी जो मुलाकात हुई वो किसी की हदायत पर हुई मुलाकात हो गई। फिर कुछ लोगों ने ये खबर चला दी कि ये फौरी तौर पे बनी गाला शिफ्ट करने का फैसला हो गया, फला हो गया, फला हो गया। हमारे यहाँ पे दानिश्वर ज़्यादा है ना, पता नहीं लगता। सारा दिन शायद उनके पास कुछ जिन्नात हैं या कुछ चीज़ें हैं कि अचानक उनको नाज़िल होती हैं और वो कर देते हैं। डेडलॉक, दूसरी जो मीटिंग है उस पर भी डेडलॉक हो गया। अब कल एक तीसरी मीटिंग होगी। कल अगर मीटिंग कामयाब हो गई तो वेल एंड गुड। अगर कल मीटिंग कामयाब ना हुई तो कल जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे होंगे उस वक्त पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इतनी तेजी से तब्दील होता आपको नजर आएगा कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये मैं आपको बिल्कुल, अब जितना तवील सफर चलेगा ना ये सियासी इख्तलाफात का, जितना तवील सफर चलेगा उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुकूमत का होगा। पर ऐसे मौके के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों, चलें ठीक है आपको इख्तलाफ होंगे, लेकिन ऐसे मौके के ऊपर वो कैश करवा रहे हैं फिर पूरा? ये मुझे एक बात बताएं, वो उनकी डिमांड्स हैं, ठीक है। पीपल्स पार्टी तो खुद एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई है। ओके, आप चंद दिन सब्र कर लें। ये जो एक सिंध के अंदर APC हुई है जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात से लेकर GDA, जिसमें मुस्लिम लीग नून से लेकर दीगर सियासी जमातें मौजूद थीं, वहाँ पर एक मुश्तरका तौर पर एहतजाज की कॉल देने का फैसला हुआ है। और आपको पता है कि सिंध के अंदर कितना एहतजाज हो रहा है, आपको पता है वहाँ पर किस कदर कशीदगी पैदा हो चुकी है सियासी जमातों के दरमियान। सिंध कार्ड कौन खेलेगा?
कौन सिम कार्ड को अब इस्तेमाल करेगा? सब इसी मामले पे पड़ गए हैं। और ये सारे पानी को लेकर, पानी को लेकर देखें ना, हमारी बदकिस्मती क्या है, हमने कालाबाग डैम नहीं बनने दिया। क्या कालाबाग डैम किसी सूबे की मलकियत होना था? इस पाकिस्तान की मलकियत होना था। इसलिए जो हम हर रोज रोते हैं, बारिश हो गई, सैलाब आ गया, हम रोते हैं जनाब हमारे पास पानी नहीं है, हम रोते हैं हमारी फसलें जो है बिल्कुल बंजर हो गई, हम रोते हैं कि हमारी जमीन तबाह हो गई, हम रोते हैं कि बारिश होगी, पानी कहां जाएगा, हम रोते हैं कि बिजली इतनी महंगी हमें क्यों खरीद नहीं पा रही। अगर आज कालाबाग डैम बना होता, अगर आज छोटे छोटे डैम बने होते, तो क्या ऐसा होता? लगता है कि हम हर वो चीज हम पूरी कर रहे हैं, वो जो चीज कोई और चाहता है। मुझे ना अफसोस, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हालात किसी और तरफ जा रहे हैं। यासर साहब, आप सियासी हालात जो है ना, सियासी हालात इस्लामाबाद से हट के भी किसी और तरफ जा रहे हैं। ज़रा इंतज़ार कीजिए, ये कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होगा। ये बहुत जल्द बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी नज़र आएंगी कि जिसे आप देख के कहेंगे ये हो क्या गया, हम तो ये तसव्वुर नहीं कर रहे थे। बहुत सी कमिटमेंटें टूट जाएंगी, बहुत से मामला ख़राब हो जाएंगे। आप देखें तो सही ना, होगा क्या। आप चलें वो जो कमिटमेंट जिस दौर में, मुझे एक बात बता देना, अभी आपने कह दिया कि जो मरी में को मुज़ाकरात होने हैं, मुज़ाकरात की शर्त थी मरी नहीं, मुज़ाकरात की तो मैंने चले अभी आपने कहा एक हो रहा है, नहीं ये ना करें। मैंने मीटिंग, यासर साहब ये ना मीटिंग की बात, आप अपनी बात की तरह अचानक ना जो बदल लेते हैं ना बयान, वो ना किया। मीटिंग कहा, मीटिंग और क्या होती है? मीटिंग किससे करनी है वहां पे? तो वो मीटिंग मुज़ाकरात के लिए हो सकती है। चले मीटिंग हिदायत के लिए भी तो हो सकती है। किससे करनी? कितने हिदायत देंगे, कुछ होता सी किससे करनी है? मुझे ये बता दें, मीटिंग किससे करनी है? राणा साहब, उसमें भी हिदायत सिर्फ दीनी जाती है, हिदायत ली भी तो जा सकती है ना यार। मैं आप ये कहते अल्लाह हिदायत दे दे ताकि सब सियासतदान ठीक हो जाए और इस मुल्क के मतलब सोचे ना। आमीन। अब वहां पे चले कोई मीटिंग हो रही है, क्या इस वक्त में जब मुल्क इंतहाई नाजुक तरीन मरहले से गुजर रहा है, दौर से गुजर रहा है, मुझे उस वक्त भी शदीद खुदा की कसम गम की मैं कैफियत में गया जब मैंने सुना एक पुलिस एहलकार अपनी जान की बाजी हार किया। जब मैं सुनूंगा कोई सियासी कारकुन अपनी जान की बाजी हार किया, मेरे लिए वो भी दुख होगा। जब मैं सुनूंगा कि इस मुल्क के अंदर अमन की आशा नहीं है, जब मैं देखूंगा इस मुल्क के अंदर इंतशार है, तो ये इंतशार इस मुल्क के अंदर नहीं होगा, ये इंतशार मेरे बच्चों के लिए भी होगा, ये इंतशार इस मुल्क की तरक्की के लिए भी होगा, और ये इंतशार सियासी जमातों के लिए भी खतरनाक होगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो इस मुल्क के लिए अमन चाहिए, और अमन के लिए सबको दो दो कदम पीछे हटना पड़ेगा, सबको पीछे हट के अपनी अना की कुर्बानी देना पड़ेगी। अगर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, सारी सुनी है ना, आपके दिल नहीं किया कि आप टीवी तोड़ दें? दिल किया, क्यों नहीं किया? मेरा क्यों नहीं हमारे सियासी काबरीन ये देखते? दिल किया सर। क्यों नहीं हमारे सियासी काबरीन ये सुनते समझते? क्यों? और जब सियासतदान टीवी पे बैठकर इतनी खुलेआम झूठ बोले, इतना बड़ा झूठ बोल दें कि सामने बैठे भी बेचारे मजबूर होंगे, नहीं सवाल कर सकते होंगे, सामने बैठे भी सोचते होंगे यार क़यामत क्यों नहीं आ रही? आज तो खीर हुई, खीर से भी खीर होगी ना। जब सियासतदान आग लगाने चला जाएगा तो अमन नहीं होगा। लोग आग बुझाते हैं। मुझे बड़ी अच्छी गुफ्तगू कुछ लोगों की लगती है जो लोग हमेशा अमन की बात करते हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले जो लोग हैं ना, वो अमन की बात नहीं करते। वो कहते हैं टा दो, मार दो, तो ला दो। तो अगर ऐसा ही है तो फिर क्यों मुज़ाकरात करते हैं? ऐसा तर्ज सियासत के हद तक कामयाबी की तरफ गामजन है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वफाकी वज़ीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख साहब हमें ज्वाइन करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मौजूदा सियासी सूरत हाल में ऊंट किस करवट बैठेगा? यह ऊंट बैठने का नाम ही नहीं ले रहा, सरपड़ दौड़ी जा रहा है और उसको पकड़ने की हिम्मत भी नहीं पड़ी हुई। इस वक्त मुआशी मंजरनामा किस हद तक हौसला अफजा इशारिया दिखा रहा है या फैब्रिकेटेड इशारिया दिखा रहा है, उससे आम सतह पे आम सारिफ जो है या आम पाकिस्तानी जो है उसका रोजगार बेहतर हुआ या उसकी कुव्वत खरीद बढ़ी है, या वो सिर्फ इसी सोच विचार में है कि वफाकी हुकूमत जो है ये बता रही है कि दादोशुमार बेहतर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे हो रहे हैं लेकिन मुझे मालूम नहीं पड़ रहा, और उसको किस दिन मालूम पड़ेगा? ये भी एक बुनियादी सवाल। और फिर आपके बेहतरीन इत्तेहादी के जिनके सर के ऊपर आपकी हुकूमत टिकी हो, वो इत्तेहादी अगर नाराज़ी दिखा रहे हैं तो वो नाराज़ी किस हद तक जेन्युइन है या वो किस हद तक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं?
इसी बारे में बात करेंगे। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, सबसे पहला तो सवाल ये कि मुज़ाकरात के लिए ये इकदाम हुकूमत उठाती है, हुकूमत एक कदम आगे बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि हुकूमत कितनी बार आगे बढ़ी और किसने कितने कदम पीछे किए, और दूसरी बात ये कि हालात मामूल पे आते हुए कब दिखाई देते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामदू व नुसल्ली अला रसूल करीम। देखिए, जहाँ तक हमारी हुकूमत का तल्लुक़ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का या पीपल पार्टी जो हमारी एलाई पार्टी है, हमने अपने तय पूरी कोशिश की है। जब हम अपोजिशन में थे तब भी हम यही कहते कि आइए चार्टर ऑफ इकानमी कर लें, मिल के बैठें, एक दूसरे से सलाह करें। हमारे मियाँ शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ऑन रिकॉर्ड है, कहते रहे। मैं खुद स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में ललकारता रहा अपोजिशन को कि कोई बात है आके बात करें, मसले का हल निकालें ना। कोई एजेंडा में रखना है तो एजेंडे में आपके मतलब का आइटम रख लेते हैं। अब हुकूमतें तो सब पार्टियों की हैं, सिंध में पीपल पार्टी है, वफाक में और पंजाब में PMLN है, और PTI की पार्टी है KPK में, बलूचिस्तान में भी पीपल पार्टी। अब बात यह कि सब पार्टियां हैं, तो यही पार्टियां हमारे मुल्क की बड़ी पार्टियां तो यही हैं, लेकिन हल तो नहीं निकल रहा ना। यानी कोशिश हो रही है, अपनी तय कोशिश हो रही है, जो कि मुआशी इशारे बता रहे हैं वो सही मुआशी इशारे हैं, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट ग्रेजुअली आ रही है ना। ये तो हमें डिफ़ॉल्ट की पोजीशन में छोड़ के गए थे 2022 की जो हालत थी, लेकिन हमें जिस तेज़ी से इम्प्रूवमेंट करनी थी, जिस तेज़ी से तरक्की होनी थी, वो भी नहीं हो रही। इसमें कोई, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि आम आदमी को तो तकलीफ हो रही है। हम चंद लोगों को जो इनका बड़े बड़े बिजनेस हैं या जिनको जो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं या और बैंकों से काफ़ी उनको लोन मिलते हैं, वो तो अपने कारोबार में फ़रोग दे रहे हैं, तरक्की भी हो रही है। 3.5% तवक्को है तरक्की की, जहाँ के 2-2.25%, 2.5% आबादी बढ़ रही है। तो तरक्की एक मामूली तरक्की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आम आदमी अभी महसूस कर तकलीफ़ में है। मैं जाता हूँ अपने हलकों में, इलाकों में, तो लोगों में परेशानी है, और पहले से उनको ये सुकून ज़रूर है कि इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी इंशाअल्लाह, ये उनको यकीन है, लेकिन अभी तक इसको टाइम चाहिए। लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। मैं कहूँ कि फौरी तौर पे इसके नताइज निकल जाएंगे, ये नहीं है। सबसे बड़ी तो ये आपस में जो हम चपकलिश कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा ये ख़त्म नहीं हो रहा। 2014 से धरना दिया इन्होंने जब प्रेसिडेंट शी ने आना था, चीन के सदर ने, उसके बाद अभी आप देख लीजिए शंघाई कॉन्फ्रेंस के लिए ये क्या दुनिया को पैगाम हम दे रहे हैं, सारी दुनिया को। अच्छा, आज अभी आ रहे हैं बेलारूस के सदर, तो उसके भी वक्त यही हम पैगाम, सारी दुनिया में पाकिस्तान का परसेप्शन ठीक नहीं है। हमने PIA बेचना चाहा तो नहीं हुआ ना, अच्छी ऑफर भी नहीं मिली प्राइवेटाइजेशन में भी, क्योंकि दुनिया के MOU साइन किए हैं और हमारे यहाँ बेहतर माहौल हो रहा है, लेकिन एक्चुअल जब तक नहीं आएगी इन्वेस्टमेंट या लोगों को उसमें जॉब नहीं मिलेंगे या कोई इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी। अब देखिए ना, बैंक हैं, हर कोई अपनी कर रहा है ना, हर किसी को तो अपनी अपनी पोजीशन, अदलिया है वो अपनी बात कर रही है, अभी सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, और जो देखिए अभी बैंक आजकल क्या कर रहे हैं, वो लोगों से डिपॉजिट ही डिनाई कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं जी हम तो 5% बड़े डिपॉजिट पे महीने का चार्ज करेंगे अगर आप डिपॉजिट करेंगे, और देना नहीं है उन्होंने। हमने बजट में बनाया था कि SMEs को कर्जा मिले, ज़्यादा कर्जे के लिए हमने जो डिपॉजिट और बारोइंग की शरह रखी थी वो अब पूरी नहीं कर रहे बैंक, और दे ही नहीं रहे। इससे पहले बैंकों ने क्या किया है, जो कोविड में, क्योंकि स्टेट बैंक रेगुलेटर है ना, इसमें तो हुकूमत कुछ कर भी नहीं सकती, स्टेट बैंक का रेगुलेटर है, और स्टेट बैंक ने क्या किया है कि उनको कोई किसी किस्म का पाबंदी नहीं की, कोई उनको जुर्माने नहीं किए, जिन्होंने डॉलर अपनी मर्जी से कोविड के दौर में दिए, उसके बाद उन्होंने लोगों के डॉक्यूमेंट रोके, बेतहाशा उनको डैमेज पड़ गए। तो मकसद सिर्फ ये है कि हम सबको मिल के ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। मैं तो पहले कैसे साहब आपने बड़ी अच्छी बात की, रिक्वेस्ट कैसे साहब आपने बड़ी अच्छी बात की कि मिलजुल कर इस मुल्क को हमने आगे लेकर, हम भी यही कहते हैं। एक तरफ इस मुल्क में सियासी मामलात को हल करने के लिए मुज़ाकरात का दौर आज 2 दफ़ा चला। अच्छा, एक तरफ मुज़ाकरात का दौर चल रहा होता है,
दूसरी तरफ आप ही की हुकूमत के 2-4 वजीर बैठ के इतनी इतनी सख्त बातें कर जाते हैं को उन बातों से लगता है कि मुज़ाकरात वक्त से पहले नाकाम हो जाएंगे। जब मुज़ाकरात का दौर शुरू होता है तो क्या उस वक्त हम वज़रा से ये नहीं कह सकते कि ज़रा 1-2 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसों से हाथ होला रख लें? जी बिल्कुल होना चाहिए। मुज़ाकरात के दौर में सबको, जैसे आपने पहले अपनी बात में कहा ना, हर एक को 2 कदम पीछे हटना चाहिए। हमारे प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने भी अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में यही कहा है, लचक दिखाएं, फ्लेक्सिबिलिटी हो हम में और 1-2 कदम पीछे हो जाए। हमारा मुल्क इस वक्त परेशानी में है, मेहनत हो रही है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उनकी काबीना, हम कोई तनख्वाह नहीं ले रहे, कोई एक वजीर भी तनख्वाह नहीं ले रहा। अपने अपने जिस घरों में रहते हैं उनके बिजली के बिल और गैस के बिल भी भरते हैं खुद ही, ये नहीं है उससे। लेकिन मसले तो हल तब होंगे ना जब कोई ना कोई अमन सुकून होगा, जब बाहर वाले लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए वो आएंगे, उनका इंसेंटिव होगा। अब देखिए ना, जो चाइनीज आए हमारे यहाँ, उनके यहाँ जो सूरत हाल बनी, हम खुद ही दहशतगर्द भी को रोक नहीं पा रहे। ये सब को ये तभी होगा अगर मिल के हम करेंगे। अगर इंडिविजुअल एक पार्टी कोई करेगी, कोई एक पार्टी, किसी ने भी मेजॉरिटी भी नहीं ली, आपको पता है, कोई पार्टी भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। वो तो ठीक है, पीपल पार्टी हमें सपोर्ट कर रही है, लेकिन उन्होंने कोई मिनिस्ट्रीज नहीं ली और उसके बाद उनकी अपनी शिकायत के अंबार लगे हुए हैं, कमेटियां बन रही हैं। तो मकसद सिर्फ ये है कि मुल्क जो आगे बढ़ते हैं ना, उसकी कोई डायरेक्शन होती है। हम एजुकेशन में, हमारा हाल तो आपके सामने है कि दुनिया में 25 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उसमें से 2.5 करोड़ यानी 10% दुनिया की पूरी आबादी का हमारा बच्चा है। शेख साहब ये जो बातें आप कह रहे हैं, ये जो बातें आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बातें आप इकरार कर रहे हैं कि जिसने सीटें जीती हैं हमें उनको मानना चाहिए। तो ये थोड़ा सा अपनी पार्टी के अंदर भी कहे। आपने अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंसें सुनी हो तो उन प्रेस कॉन्फ्रेंसों के बाद मेरा तो दिल करता था कि मैं टीवी देखना छोड़ दूं। ये थोड़ा सा हर बंदे को आप जैसा हो जाए तो ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सही, तो आप दुरुस्त कह रहे हैं। हम सबको वो भी बात मैं तो आसिफ जरदारी साहब को कोट कर रहा हूं कि उन्होंने अपनी प्रेसिडेंशियल एड्रेस में आज से 4-5 महीने पहले कहा था कि हर एक 2 कदम पीछे हट जाए। ठीक है, हमारी अनाएं, जैसे आपने भी कहा यही बात, अब ये हम समझ तो रहे हैं, लेकिन कोई प्रैक्टिकल तो नहीं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कई बार ऑफर की है, अब सामने वाले भी तो कोई ना कोई तो लचक दिखाए। मैं आज भी आपके थ्रू ये जो बात कर रहा हूँ, अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे तो मैं तो ये सारी बात जो कर रहा हूँ ये सियासत से ऊपर होकर कर रहा हूँ ना। सियासत तो मेरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मेरा अपना मुल्क है, मेरा घर है, मेरा अपना इलाका है, मेरे अपने इदारे हैं। हम कर रहे हैं, मैं मैरी टाइम का मिनिस्टर हूँ, वहाँ हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी पोर्टों पे तो बड़ी डिमांड है सारी दुनिया, क्योंकि हम गेट वे हैं, हम पूरी और हमारे यहाँ गहरे जो समुद्र की जगह है, इत्तेफाक ऐसे हुआ है कि बड़े जहाज़ आना शुरू हो गया। पहले 2-4-5 हज़ार कंटेनर का जहाज़ आता था, आजकल 20-20 हज़ार कंटेनर का जहाज़ आ रहे हैं। उससे फ्रेट कम हुआ है और वो हम गेटवे हो गए हैं सेंट्रल एशिया का। तमाम दुनिया की बड़ी कंपनियां, चाहे मक्स लाइन हो, चाहे एडी पोर्ट हो, चाहे MSC हो, वो सारी कंपनियां अभी पाकिस्तान की जो रजू कर रही हैं और कह रही हैं कि आप हमसे बातचीत करें। यानी मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आए तो उनका अपना सारा हम जो पाम ऑयल है आपके थ्रू भेजना चाहते हैं सेंट्रल एशिया में। इसी तरह रशिया वाले कह रहे हैं, रशिया में हालांकि ये सेंट्रल एशिया तो उनका हिस्सा रहा है ना, लेकिन आज वो अपने प्रोडक्ट जो बाई लैंड रूट महंगे हो गए हैं और हमारे यहाँ से सस्ता जा सकता है। हमने अपनी सड़कें ही नहीं बनाई। आप बताइए, मुझे कराची से सक्कर तक रोड ही नहीं है कि हमारे कार्गो जाए। जो रेल है, रेल हमने वही रेल हमारी है जो कि हमने अंग्रेजों ने हमें दी है। मैं गया जो सड़कें सर पता नहीं वो कौन बनाएगा और कब बनाएगा, लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ शेख साहब, प्रोग्राम में वक्त की कमी है, मुझे एक ब्रेक लेनी है। बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे में बात करेंगे, शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगी। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल, सियासी मामलात जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माबैन गुफ्तशुनीद बहुत चलती रही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात हैं और बिलखुसूस वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो सिंध का हिस्सा बनता था या सिंध की नुमाइंदगी बनती थी जजेस के अंदर, वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उस पर बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात उठाए
और आज जो जुडिशल कमीशन की तरफ से मंजूरी हुई है, क्या उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं? और पिछले दिनों जो बातचीत चल रही थी तो सुनने में यह भी था कि हुकूमत जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद मजबूत बुनियादों के ऊपर उस्तवार करना चाहती है। तो बुनियादें जो हैं वो किस हद तक मजबूत हुई हैं, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शर्जील इनाम मेमन साहब ने। शर्जील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शर्जील साहब, ये जो चेयरमैन ने पिछले दिनों बयान दिया था, उसके बाद सुनने में ये आया था कि हुकूमती कोई वफ्द जो एक मुख्तस किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राबिता कारी के लिए, क्या कोई वफ्द आया, कोई बातचीत हुई, तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जी। देखिए, अभी तक कोई ऐसे बाज़ाब्ता तौर पे कोई मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन ये ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि बातचीत के जरिए जो भी कमिटमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुई थी उनको पूरा किया जाए और उनमें किसी किस्म का जो है वो इशू ना हो। तो हम चाहते हैं कि जी जो भी पब्लिक की भलाई के लिए जो भी PMLN ने जब गवर्नमेंट बन रही थी उस वक्त जो कमिटमेंटें की हैं उनको पूरा करें। अच्छा शर्जील भाई, ये पिछले दिनों एक ABC हुई आपके सिंध के अंदर जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातें मौजूद थी। बाकी जिन्हें जहाँ सियासी जमातें मौजूद होना कोई अहमियत नहीं रखता आपके हवाले से, इसलिए कि वो ऑलरेडी आपके साथ अपोजिशन में जा रही हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर भी उस पर मौजूद थे। एक दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगली हुकूमत सिंध में हमारी होगी। फिर अगले दिन ABC में उन्होंने कहा कि जनाब ये पानी के मामले पे तो हम बहुत शदीद सख्त तरीन एक्शन लेंगे और ये पीपल्स पार्टी का सारा कसूर है। तो ये मुस्लिम लीग नून एक तरफ आपकी वजह से खड़ी है और दूसरी तरफ आपको गिराने की कोशिश कर रही है, ये क्या गेम है? लेकिन तो उनको सियासत करने का हक है, अगर वो कोशिश करना चाहते हैं, सिंध में आजमाना चाहते हैं अपनी पॉलिटिकल कोई चीज तो करें, बिल्कुल बिस्मिल्लाह, उनको कोई हम रोक नहीं सकते। तो हमने कभी मना नहीं किया, हम सियासी इत्तेहादी नहीं है, हम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं। हम पंजाब में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, उनको सिंध में करने का पूरा हक है। लास्ट टाइम भी उन्होंने इलेक्शन लड़ी, कोई सीट नहीं जीती, उससे पहले भी PMLN के पास कोई सिंध में सीट नहीं थी। तो इस वक्त तो सिंध में उनका इस वक्त कोई भी कहीं पे ऐसा कोई पॉकेट नहीं है जहाँ पे ये कहा जा सके कि उनके पास कोई किसी किस्म की जो है वो कोई पजीराई अवाम की हासिल है उनको। अच्छा शर्जील साहब, ये जो पानी वाला मामला है, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि सवाल तो ये बनता है कि जब इसकी मंजूरी ऐवान सदर से हुई तो उस वक्त इस पर तहफ़्फ़ुज़ात क्यों ना उठाए गए। फिर पिछले दिनों सायरा बानो साहिबा थी, उन्होंने ये कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने पैगाम दिया उस वक्त कि सिंध को मैं देख लूंगा, आप मंजूरी ले लें। ये उन्होंने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। ये गलत इल्ज़ाम है जी, ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने का उनका मकसद है और किसी किस्म की जो है उसमें सदाकत नहीं है। पीपल्स पार्टी का जो क्लियर मौक़िफ़ है पानी के मामले में, वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कई मरतबा कह चुके हैं, सिंध हुकूमत ने भी कहा है और हम भी हर जगह कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो भी फैसले हों मुतनाज़ फैसले ना हो और जो भी फैसले हों वो अफ़ाम व तस्लीम के साथ हों। जब तक सारे सूबे की रजामंदी ना हो तभी किसी चीज़ में जो है वो कोई इस तरह का कोई शुरुआत मुतनाज़ा मनसूबा शुरू ना किया जाए। शर्जील भाई, ये जो मामला पानी का चल रहा है, आप इसको मुतनाज़ा समझते हैं या नहीं? बिल्कुल मुतनाज़ा है और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखें कि इससे पहले एक 91 अकॉर्ड हुआ था और उसमें सूबों के बीच में जो है वो एक मुआहदा तय हुआ था। हम चाहते हैं कि जो 91 अकॉर्ड है जिसमें सूबों के दरमियान जो मुआहदा है उस पर अमल किया जाए। अच्छा, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने ये बयान दिया कि सिंध का तालीमी बजट जो है वो 481 अरब है, लेकिन 73 लाख बच्चे जो हैं वो तालीम के जेवर से महरूम हैं। इस पे सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ क्या? मैं क्लियर बता दूं कि एजुकेशन पे सिंध हुकूमत ने बहुत काम किया है। हमारे पास आज भी स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं। प्राइमरी एजुकेशन में चैलेंजेस हैं। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई 50,000 अभी बीच में असातिज़ा भर्ती किए गए जिनको IBA से जिन्होंने टेस्ट पास किए थे 100% मेरिट पर, जिसपे कोई एक मुखालिफ पार्टी भी उस पर कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकती। तो वो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जो कोशिश की कि मेरिट की बुनियाद पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती किया जाए और स्कूलों का जाल भी बिछा हुआ है। हर तहसील में, हर गांव में जो है कोशिश की गई कि एजुकेशन को वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। हुकूमत उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन वो फराहम कर रही है
यस चैलेंजेस हैं, ये हम नहीं कहेंगे कि जी 100% हम मुतमईन हैं, चैलेंजेस हैं, उस चैलेंज को निपटने के लिए हुकूमत जो है वो सारी कोशिशें कर रही है। पीपल्स पार्टी नून लीग के कब तक गिले शिकवे आप ख़त्म होते देख रहे हैं? गवर्नर पंजाब कहते हैं कि अब मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा से नहीं मुलाकात करूंगा, और जो पीपल्स पार्टी के गिलानी साहब हैं उनका कहना है कि हम अब बिल्कुल एक तहरीक चलाएंगे, हमारे साथ पंजाब में ये ज्यादती कर रहे हैं। देखिए जी, हम लोग जो शुरुआत में वही बात की थी, जो कमिटमेंट्स की गई थी हुकूमत बनाने के वक्त, वो कमिटमेंट्स को पूरा किया जाए, जो कि पीएमएलएन नहीं कर रही है। पीएमएलएन अनफॉर्चुनेटली जो है, जो वादे पहले किए थे तो वो समझ रहे हैं कि जी वो वादे अगर वो भूल भी जाएंगे तो कोई उनको कुछ कहेगा नहीं, ये मुनासिब बात नहीं है। जो भी उस वक्त जो भी लोग मौजूद थे उन डायलॉग्स का, ये उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने वादों को वफा करें। कोई भी जाती मफाद के लिए वादा नहीं है, कोई भी ऐसा वादा नहीं है जिसको जो किसी को जात को फायदा देते हो। हम लोगों ने वही कमिटमेंट की जो कि पब्लिक से रिलेटेड है। लेट सपोज अगर हमने कहा था कि जी पीएससी आप जब भी फेडरल बजट में जब आप डेवलपमेंट बजट बनाएंगे तो डेवलपमेंट बजट में हमसे भी आप मशवरा लेंगे, क्योंकि हम लोगों के वोटों से चुनकर आए हैं, हम किसी दूसरे तरीके से चोर दरवाजे से इक़्तिदार पे नहीं आए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट्स का हम पर फर्ज है और वो हमसे जिम्मेदारी देते हैं। इसी तरीके से जो बड़े मंसूबे हैं, लेट सपोज सक्खर और हैदराबाद रोड जो है मोटरवे, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वो स्कीम है, और वो स्कीम जो है वो पूरे पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है, सिर्फ सिंध के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बॉटल नेक है आपका कराची का पोर्ट, और पूरे पाकिस्तान में जो इम्पोर्ट होती है, जो एक्सपोर्ट होती है, उसी सड़क से होके आती है। तो ये जिम्मेदारी है कि वहाँ की उन सड़कों को बनाया जाए जो कि फेडरल गवर्नमेंट की सड़क हैं। अगर फेडरल गवर्नमेंट नहीं बना सकती तो सिंध गवर्नमेंट को बताया कि जी हम लोग बिल्कुल सीरियस नहीं है, सिंध हुकूमत खुद अपना बंदोबस्त करे। लेकिन ये तो मुनासिब नहीं है कि जी आप मतलब एक पूरी सड़क जो कि इस वक्त उसके खराब होने की वजह से वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट की नेशनल हाईवे की सड़क है, उसमें एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कीमती जाने जा रही हैं, और वफाक की जाने से जो है उन स्कीम्स को जो है वो बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है 17 साल से। अच्छा शर्जील साहब, मैं ऑफिशियल बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपसे ऑफिशियल स्टेटमेंट ही मांगूंगा, आपकी सिर्फ ज़ाती राय इस पे जानना चाहूँगा कि क्या इतलात हैं कि कितने मुज़ाकराती अदवार के लिए हुकूमत ने खुद हाथ आगे बढ़ाया और आगे से नफ़ी में जवाब आया, और अभी की जो बात हो रही है इसका आउटकम क्या देखते हैं? देखिए जी, आप मुझसे ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की बात करें तो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मैं सूबा सिंध का हूँ। इस वक्त सूबा सिंध में ये मसला नहीं है, मसला फेडरल गवर्नमेंट का, लेकिन एज ए पॉलिटिकल मैं सर एक आम सियासी वर्कर और एक पार्टी रहनुमा के तौर पे, उसके अलावा नहीं ऑफिशियल। मैं उसी बात पे आगे आ रहा था एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं ये चाहता हूँ, और जिनका मैं शागिर्द हूँ, हम ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात के जरिए मसाइल को हल किया जाए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा क्लैश जो है वो किसी सूरत में फेवर में नहीं है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि हुकूमत की, हालांकि हुकूमत हमारी सब नहीं है फेडरल गवर्नमेंट में, लेकिन हुकूमत ने बहुत पॉजिटिव बहुत दफ़ा जेस्चर दिखाया है, लेकिन पीटीआई की जानिब से जो रवैया रहा है वो बहुत एग्रेसिव रहा है, वो नॉन पॉलिटिकल रहा है, वो वायलेंस का रहा है, वो ज़बरदस्ती एक दोस्त की सियासत कर रहा है। मैं समझता हूँ कि ये रिवायतें हमारे मुल्क के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर कोई ये समझता है कि अगर आज मैं किसी भी बहाने से गन पॉइंट पे कोई बात मनवा भी लूँ और कल को उसको भी कभी हुकूमत मिलती तो फिर हर एक ने एक ही राह रखनी है। जो आप प्रेसिडेंट आज शुरू करके जाएंगे, कल सब ने उसी को फॉलो करना है। फिर ये जत्थे जमा करना, आज किसी ने कहा कि जी 15-20 हज़ार आदमी है, मैं आपको एक छोटा सा अर्ज कर लूँ, मुझे आप 24 घंटे दे दें, मैं सिर्फ अपने एक सूबाई हल्के से अगर 20 हज़ार आदमी तो मैं 30-35 हज़ार आदमी जमा कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मुझे बोलेंगे फिर मुझे क्या करना है, कौन सी सड़क बंद करनी है, कौन सा मुतालबा पूरा करवाना है, कहाँ मुझे मुल्क को चौक करना है, वो तो मैं एक सूबाई समझे कि छोटा सा मेंबर हूँ पीपल्स पार्टी का, मैं ये 20-25 हज़ार 30 हज़ार आदमी मैं जमा कर सकता हूँ। और मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, ये मतलब हर एक को अपने हल्के में अपनी हाथ जोड़ी है, ये सब हम कर सकते हैं। हमने जेलों से बैठकर भी इलेक्शनें जीती हैं, अभी भी मैंने इलेक्शन में 60,000 वोट लिए, तो अगर 60,000 मैंने वोट लिए और 30,000 आदमी अगर मैं जमा करके 40,000 कहीं पे रोड पे खड़े कर दूं, उसका मतलब मैं बोलूं कि जी मुल्क में मेरा कानून चलेगा, फिर जो मैं चाहूंगा उस तरह का सिस्टम चलेगा। ये रिवायत बहुत बुरी रिवायत है, ये रिवायत अच्छी रिवायत नहीं है, और अगर यही रिवायत डाल दी गई तो फिर सिलसिला दर सिलसिला ये चल निकलेगी और फिर हर कोई धौंस के जरिए अपनी बात को मनवाता हुआ दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त पाकिस्तान में 68 जो शख्सियात हैं ये पाकिस्तान के दौरे के ऊपर हैं और ये बेलारूस की शख्सियात हैं। 43 इसमें से शख्सियात वो हैं जो वहाँ की कारोबारी शख्सियात हैं और बाकी उनके वफाकी वज़रा हैं और उनके सदर हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के दौरे के ऊपर हैं। बहुत सी मफाहमतों की यादाश्तों के ऊपर दस्तखत किए जाएंगे और इस खत्ते का एक अहम रुकन मुल्क जो है यानी रशिया, बेलारूस उसका इत्तेहादी मुल्क है। और वो इत्तेहादी कि यानी अगर रशिया किसी मुश्किल में हो तो बेलारूस उसके साथ, और बेलारूस किसी मुश्किल में हो तो रशिया उसके साथ। अब उसके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हवाले से ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है, और एक ऐसे वक्त में कि जब दुनिया में जंगें छिड़ने की बातें हो रही हैं या अमन के हवाले से तगोदो हो रही है या वहाँ पर अपनी सफ़ें जो हैं वो तरतीब दी जा रही हैं कि कौन किस सफ़ में किस ब्लॉक का हिस्सा बनेगा और उसकी सियासत या उसकी मईशत किस हद तक परवान चढ़ेगी और वह किस नक्सस या किस लॉबी का हिस्सा है, तो उस वक्त के अंदर पाकिस्तान में ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर इसकी अगर अहमियत है तो कितनी ज़्यादा है। इसी बारे में बात करेंगे। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर अली सरवर नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया। नकवी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नकवी साहब, क्या समझते हैं कि बेलारूस का ये दौरा जो इस वक्त पाकिस्तान का हो रहा है और इसमें मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, ये बैनुल-अक़वामी सतह पे कितनी अहमियत का हामिल है? देखिए, बैनुल-अक़वामी सतह पे तो एक बात हुई, इस वक्त बाहमी ताल्लुकात के सतह पे ये बहुत अहम दौरा है और प्रेसिडेंट लुकाशेंको बेलारूस के जो सदर हैं वो हमने इनको शुरू में रिकग्नाइज किया था, हालांकि इनके इलेक्शन में कुछ सवालात उठे थे और जो अपोजिशन कैंडिडेट था वो उसने इनको चैलेंज किया था, मगर हम इनके साथ रहे। और बेलारूस एक हमारा इत्तेहादी है, हम इनके साथ काफ़ी ताउन कर रहे होते हैं और मईशत के मामले में इक़्तिसादी ताउन हमारा बहुत होता है। तो मैं समझता हूँ ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल है कि सदर यानी आला सतह स्टेट लेवल की विजिट हो रही है। और जैसा आपने कहा कि 68 उनके मिनिस्टर्स और बाकी सीनियर ऑफिशियल्स आए हैं, जिसमें 43 उनके बिजनेसमैन हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक जिसको फुल फ्लेज्ड डेलीगेशन के तौर पे ये लोग यहाँ आए हैं, तो हमें इसका बहुत खैर मकदम करना चाहिए। और बेलारूस के साथ हमें एक मौका मिल रहा है कि हम अपने बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएं और स्ट्रेंथन आवर बायलैटरल रिलेशनशिप। तो ये बहुत से शोबों में मेरा ख्याल है कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, जैसे कि एनर्जी के शोबे में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में और साइंस और टेक्नोलॉजी में ताउन, और उसके अलावा तिजारत में। तो बहुत से शोबों में हमारा इनसे इस वक्त हमारी बातें हो रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो उसका नतीजा बहुत ही मुज़म्मिल। दूसरी बात यह है कि उनकी तरफ से जो पूरी टीम आई है, जो वफ्द आया है, उस वफ्द में बहुत से बिजनेसमैन हैं जो कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये एक हमारे लिए सुनहरी मौका है कि हम बेलारूस के बिजनेस कम्युनिटी को यहाँ पाकिस्तान में मदऊ करें और उनको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करें और करवाएं और उनको प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व किया जाए। तो अली सरवर साहब, ये पाकिस्तान के अंदर 5वां बड़ा विज़िट है, मुसलसल ये जो विज़िट चल रहे हैं उसमें ये 5वां बड़ा है। चाइना भी आया है, सऊदी अरब से भी बड़े डेलीगेशन आए, 2 दफ़ा डेलीगेशन सऊदी अरब से आ चुका है, चाइना से आ चुका है, 2 और ममालिक से भी आ चुके हैं। लेकिन अगर आम आदमी को देखा जाए तो उसको इन डेलीगेशन से, इन आने वाले दिनों में बड़ी इन्वेस्टमेंट से आम आदमी को फ़ायदा कितने अरसे बाद मिलना शुरू होगा? ये बात ये है कि ये जो डेलीगेशंस आती हैं, और आपने जिन डेलीगेशंस का जिक्र किया वो सारे हमारे दोस्त ममालिक हैं, वो उनसे
हमारे मुज़ाकरात होते हैं, कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जो साइन होते हैं, फिर उसमें उस पे अमल दरामद होता है। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक सिलसिला है जिसमें कि वक्त लगता है। तो आम आदमी को फौरन उसका नतीजा तो नहीं नजर आ सकता। अब ये तस्वुर किया जाए कि जैसे वो आए तो वो हमारे इक़्तिसादी हालात को बेहतर कर दें, ये ऐसा नहीं होता है और ये हमें वक्त लगेगा इसको मटेरियलाइज करने में। 5-6 साल कह सकते हैं। वक्त का तयन मैं तो नहीं करूंगा क्योंकि मैं उन मुज़ाकरात में तो नहीं था, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में ये हमारे ताउन में और मजबूती आएगी। अच्छा अली सरवर नकवी साहब, हमने ये देखा है कि जैसे भी हमारे बायलैटरल ट्रेड्स के हवाले से बातें होती हैं उसमें CPEC की अहमियत के ऊपर बड़ी बातचीत होती, लेकिन पिछले काफ़ी अरसे में हमने उसको यूटिलाइज़ नहीं किया। उस हवाले से वन बेल्ट वन रोड हो या पिछला जो डेलीगेशन आया हुआ था जिसमें खत्ते के ममालिक थे, तो उस समिट के अंदर जो बातें थी उसमें हमने CPEC को यूटिलाइज़ करना है, और अगर उसे हम उसकी पीक पे यूटिलाइज़ नहीं करते तो उसका आउटकम कैसा फिर देखते हैं? देखिए, CPEC के मामले में भी ये एक आम तासुर है कि वो हमने उसके ऊपर पूरा काम नहीं किया है, जो कि दुरुस्त नहीं है, इस वजह से कि CPEC का फेज 1 पहला जो फेज था, जो पहले दर्जे का काम था, वो सारा हो गया हुआ है। गवादर पोर्ट, गवादर एयरपोर्ट बन चुके हैं, एनर्जी प्रोजेक्ट्स बहुत से अब पावर जनरेट कर रहे हैं, तो बहुत से काम हो चुके हैं। ये कहना गलत है कि CPEC में हमने कुछ नहीं किया है। ये आम तासुर आजकल हर चीज में यही होता है कि हमने कुछ नहीं किया। दिस इज नॉट करेक्ट, रियलिस्टिक, एंड हमको हर चीज की सही पोजीशन समझनी चाहिए, और नहीं समझते तो फिर अपने गलत राय का इजहार नहीं करना चाहिए। तो बात यह है कि CPEC इज डूइंग वेल, उसमें प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम्स हर जॉइंट प्रोजेक्ट में हुआ करती हैं, तो वो हमें रिजॉल्व करनी है और वो हमें करने की जरूरत है, वरना वो प्रोग्राम लेकिन नकवी साहब, हम तो जाके उसके ऐनी शाहिद थोड़ी हैं कि उस हर प्रोजेक्ट पे नज़र रख सकें। हम तो ये सिर्फ फेडरल मिनिस्टर्स की बातों पे इत्तफाक कर लेते हैं या उसकी तायीद कर लेते हैं। हमें तो ये कहा गया कि PTI गवर्नमेंट में उसके पूरे अमल को सबूताज किया गया, उसमें रुकावट डाली गई, और हम जो है CPEC के कामों से कई साल पीछे चले गए। हमने तो उसी राय को आगे रखते हुए सवाल कर रहे होते। हाँ, मगर ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि PTI गवर्नमेंट के ज़माने में भी, और मैं किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं हूँ, मैं सबको बराबर देखता हूँ, तो एक तजियाकार के तौर पे तो मैं समझता हूँ कि उस ज़माने में भी कोई प्रोजेक्ट रोका नहीं गया था, और जाहिर है उसमें वो इतने जोर जोश से नहीं हुआ था, लेकिन ये CPEC में रिजिलियंस है, ये सरवाइव किया है और इसको हमें मेंटेन करना चाहिए। और ये जो वज़रा कहते होते हैं, वो हर हुकूमत में वज़रा अपने हुकूमत को सबसे अच्छा दिखाते हैं। दैट्स नॉट नेसेसरली ट्रू एंड दैट इज नॉट ऑलवेज द केस। तो ये इसको हमें मद्देनजर रखना चाहिए, इसको मद्देनजर रखना चाहिए। और ये जो दौरे होते हैं इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होता है, और इसकी फिर एग्जीक्यूशन अगर सही तरीके से कर ली जाए और बायलैटरल ट्रेड को उसी सतह पे आगे बढ़ाया जाए तो मुल्क को बहुत फ़ायदा हो सकता है। बहुत शुक्रिया अली सरवर नकवी साहब से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने के बाद।